अज्यूम करते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। पहला कहता है, पिछले हफ्ते कुछ मेहमान हमारे घर आ रहे थे। उस दिन हम सभी घर पर थे। तो वो इंग्लिश में कैसे इसको बोल सकता है, देखते हैं। सम गेस्ट्स वर कमिंग टू आवर हाउस लास्ट वीक। वी वर ऑल एट होम दैट डे। सम गेस्ट्स मतलब कुछ मेहमान। गेस्ट यानी मेहमान होता है। एस लगा दिया है गेस्ट के आगे, यानी कुछ मेहमान मतलब एक से ज्यादा है। वर कमिंग आने वाले थे या आ रहे थे। टू आर हाउस यानी हमारे घर पर लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते। वी वर ऑल एट होम मतलब हम घर पर थे दैट डे यानी उस दिन। सो सम गेस्ट वर कमिंग टू आवर हाउस लास्ट वीक। वी वर ऑल एट होम दैट डे। नेक्स्ट देखिए, लेकिन पूरा घर बहुत ही गंदा था। समय बहुत कम था क्योंकि उन्होंने फोन करके बताया था कि वो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? But the entire house was a mess. Time was very limited because they had informed over the phone that they would arrive in 2 hours. देखिए, but का मतलब तो आप समझते हैं, लेकिन the entire house या the whole house मतलब पूरा हाउस, कंप्लीट हाउस की बात कर रहे हैं। entire यानी पूरा। was a mess. mess यानी उथल पुथल हो रखा था, गंदगी थी, सामान बिखरा पड़ा था। इसको messy situation कहते हैं या mess कहते हैं। time was very limited. when time is limited मतलब टाइम कम है, टाइम इज वेरी लेस। ठीक है, कमी है टाइम की। बिकॉज क्योंकि दे हैड इन्फॉर्म्ड। देखिए, ये पास्ट की बात बता रहे हैं कि उन्होंने फोन करके इन्फॉर्म किया था। ओवर द फोन मतलब फोन किया और उसके ऊपर इन्फॉर्म किया दैट दे वुड अराइव कि वो आएंगे, पहुंच जाएंगे इन 2 आवर्स यानी 2 घंटे में। ठीक है, दे वुड अराइव यानी आएंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो आएंगे 2 घंटे में। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, बट द एंटायर हाउस वॉज अ मेस। टाइम वॉज वेरी लिमिटेड बिकॉज दे हैड इन्फॉर्म्ड ओवर द फोन दैट दे वुड अराइव इन 2 आवर्स। अब फ्रेंड अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब कोई आपके घर पहली बार आ रहा हो और आपका घर इतना अस्त व्यस्त हो तो अच्छा नहीं लगता। करेक्ट ही कह रहा है। अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाले हो और आपका घर अस्त व्यस्त हो रखा हो, मतलब अच्छा नहीं हो, साफ सुथरा नहीं हो, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इट डजंट फील गुड व्हेन समवन इज कमिंग टू योर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड योर हाउस इज इन सच अ मेसी स्टेट। इट डजंट फील गुड मतलब अच्छा नहीं लगता है। ये अच्छा फील नहीं होता है, अच्छा महसूस नहीं होता है। कब? when someone is coming to your house, जब कोई आपके घर आ रहा हो। someone यानी कोई, is coming यानी आ रहा हो, to your house यानी आपके घर। अब कैसे, उसको भी एक्सप्लेन किया है। for the first time पहली बार। for the first time का मतलब होता है पहली बार। and your house और आपका घर is in such a messy state। mess का आपको मैंने अर्थ बताया था अभी पिछले सेंटेंस में। मतलब जब आपका घर उथल पुथल हो रखा है, गंदगी है, सामान बिखरा पड़ा है, तो वो मेस है। मेसी स्टेट उसी को बताता है कि आपका घर मेसी स्टेट में। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, इट डजंट फील गुड व्हेन समवन इज कमिंग टू योर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड योर हाउस इज इन सच अ मेसी स्टेट। एक और तरीका बताती हूँ इसको बोलने का। आप कह सकते हैं, व्हेन समवन इज कमिंग टू योर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड योर हाउस इज सो क्लटर्ड इट डजंट फील गुड। क्लटर्ड का क्या मतलब है? वही, सामान बिखरा पड़ा हो, अस्त व्यस्त हो रखा हो, उसे क्लटर्ड सिचुएशन भी कहा जाता है। तो मेस और क्लटर दोनों वर्ड्स याद रखिएगा। इससे हमें यह पता चलता है कि जब हम बोलते हैं किसी चीज को इंग्लिश में, तो अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं। बस हमें आना चाहिए कैसे सिचुएशन को संभालना है, इमोशन को कैसे कन्वे करना है, सेंटेंस को कैसे बोलना है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, घर के सभी लोग साफ सफाई करने लगे। मैंने सभी चीजों से धूल झाड़ने का काम लिया। मतलब ये वाली जिम्मेदारी धूल झाड़ने की इस पर्सन ने ली है। तो इंग्लिश में वो कह सकता है, एवरीवन इन द हाउस स्टार्टेड क्लीनिंग। आई टुक ऑन द टास्क ऑफ स्वीपिंग अवे द डस्ट फ्रॉम एवरीथिंग। एवरीवन मतलब हर कोई, इन द हाउस यानी घर में हर कोई, स्टार्टेड क्लीनिंग घर में हर किसी ने क्लीनिंग शुरू कर दी। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, स्टार्टेड क्लीनिंग यानी शुरू कर दिया सफाई को। आई टुक ऑन द टास्क ऑफ स्वीपिंग अवे। अब देखिए, टेकिंग ऑन अ टास्क इसका मतलब है आपने किसी काम को करने की जिम्मेदारी ले ली है। आपने किसी पर्टिकुलर जॉब को एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे ये करना है। सो आई टुक ऑन द टास्क यानी मैंने जिम्मेदारी ले ली किस चीज की? ऑफ स्वीपिंग अवे द डस्ट। डस्ट जो है, धूल है, उसको झाड़ने की। स्वीपिंग अवे यानी उसको झाड़ने की।
ऐसे साफ करके निकालते हैं ना, उसे स्वीप अवे कहा जाता है। फ्रॉम एवरीथिंग यानी हर चीज के ऊपर से। फ्रॉम एवरीथिंग का मतलब है हर चीज पर से। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है एवरीवन इन द हाउस स्टार्टेड क्लीनिंग, आई टुक ऑन द टास्क ऑफ स्वीपिंग अवे द डस्ट फ्रॉम एवरीथिंग। फिर फ्रेंड कहता है पूरे घर में बहुत सारे जाले थे तो मैंने उन्हें साफ करना शुरू किया। इंग्लिश में वो क्या कहेगा? There were many cobwebs around the whole house, so I started cleaning them. There were वहां थे, many cobwebs। many का मतलब क्या हो गया? एक cobweb नहीं था, बहुत सारे थे, मल्टीपल थे, बहुत सारे, many cobwebs। अब cobwebs क्या होता है पहले मैं आपको समझाती हूँ। देखिए cobwebs होता है मकड़ी के जाले। आप इसको स्पाइडर्स वेब भी कह सकते हैं। जो मकड़ियां होती है उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है स्पाइडर्स, ठीक है। अब जाले बनाती है उन्हें वेब कहा जाता है, स्पाइडर्स वेब। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो फंक्शनल जाले हैं, मतलब अभी अभी नए बनाए हैं मकड़ी ने, जिसमें वो रह रही है, उसे स्पाइडर्स वेब कहा जाता है। और जो पुराने जाले होते हैं जिसे वो छोड़ चुकी है, अबैंडन कर चुकी है, उन्हें कॉबवेब्स कहा जाता है। इसीलिए पुराने जैसे कोई बहुत दिन हो गए किसी मकान को बंद हुए, वहां जो जाले होंगे उन्हें कॉबवेब्स कहेंगे। या जो हमारे घरों में रहते हैं ना जिसमें मकड़ियां नहीं होती है, उन्हें भी कॉबवेब्स कहा जाता है। तो ये था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब आगे चलते हैं सेंटेंस को समझने के लिए। मैनी कॉबवेब्स का मतलब अभी मैंने समझाया, अराउंड द होल हाउस। यानी अब देखिए एक चीज और, द होल हाउस यानी पूरा घर, अराउंड द होल हाउस यानी घर के चारों तरफ, पूरे घर में। सो आई स्टार्टेड क्लीनिंग देम, तो मैंने क्या शुरू किया? मैंने उन्हें साफ करना शुरू किया। आई स्टार्टेड यानी मैंने शुरू किया, क्लीनिंग देम यानी उन्हें साफ करना। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है देयर वर मेनी कॉबवेब्स अराउंड द होल हाउस, सो आई स्टार्टेड क्लीनिंग देम। फ्रेंड पूछ रहा है तुमने ये कैसे किया? मैंने कभी भी जालों को नहीं हटाया है और ना किसी को कहते हुए सुना है कि ये करना कैसे है। ठीक है, जाले हटाना इतनी छोटी सी चीज है कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। बट अगर कभी करनी पड़े तो कैसे करना है हमें आना चाहिए। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हाउ डिड यू डू इट? नीदर हैव आई एवर रिमूव्ड कॉबवेब्स बिफोर, नॉर हैव आई हर्ड एनीवन एक्सप्लेन हाउ टू डू इट। देखिए, हाउ टू डू समथिंग मतलब कैसे करना है, कोई काम कैसे करना है। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कैसे किया था, तो हम कहेंगे हाउ डिड यू डू इट? तुमने ये कैसे किया था। नीदर और नॉर का यूज आता है, ना तो मैंने ये किया ना वो किया, तो नीदर नॉर का यूज आता है। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, नीदर हैव आई एवर रिमूव, ना तो मैंने कभी हटाया है कॉबवेब्स बिफोर यानी पहले कभी मैंने कॉबवेब्स को नहीं हटाया है, ना ही, नॉर मतलब ना ही, हैव आई हर्ड एनीवन एक्सप्लेन, ना ही मैंने किसी को सुना है, आई हर्ड यानी मैंने सुना है, एनीवन यानी किसी को, एक्सप्लेन यानी बताते हुए, हाउ टू डू इट कैसे करना है। फ्रेंड जवाब देता है बहुत मुश्किल था, सफाई शुरू करने से पहले मैंने सारे फर्नीचर और सजावट के सामानों को हटाया। तो इंग्लिश में वो क्या कह सकता है? देखिए, कभी कोई चीज मुश्किल है तो हम क्या कहते हैं? इट इज डिफिकल्ट। अब यहाँ हम कह रहे हैं बहुत मुश्किल था, तो उसको कहने का दूसरा तरीका ये हो सकता है इट वॉज वेरी टफ। टफ यानी कठिन, मुश्किल, या इट वॉज वेरी डिफिकल्ट भी आप कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं, बिफोर आई स्टार्टेड क्लीनिंग। देखिए, अगर आप कहते हैं आई स्टार्टेड समथिंग मतलब आपने कुछ शुरू किया था, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब आप कह रहे हैं कि सफाई को शुरू करने से पहले, तो आपने लिख दिया आई स्टार्टेड क्लीनिंग। अब बिफोर लगाया है क्योंकि हम कह रहे हैं सफाई शुरू करने से पहले, सो बिफोर आई स्टार्टेड क्लीनिंग। अब क्या किया? आई मूव्ड ऑल द फर्नीचर एंड डेकोरेटिव आइटम्स। देखिए, मूव का क्या मतलब होता है? जब किसी चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप हिलाकर रखते हैं तो आप मूव कर रहे हैं उसको। तो हमने सिंपल पास्ट का सेंटेंस यूज किया, आई मूव्ड मतलब मैंने हिलाया, ऑल द फर्नीचर यानी सारा जितना भी फर्नीचर था, टेबल चेयर जो भी होगा वो, और डेकोरेटिव आइटम्स। डेकोरेटिव क्या है? डेकोरेट करना मतलब सजाना, तो सजावट के जो सामान है उनको भी हटाया। नेक्स्ट देखिए, फिर मैंने हर चीज को पुराने चादर से ढक दिया ताकि उन पर धूल ना जम जाए, क्योंकि फिर से सफाई करना मुश्किल होता। आप सब यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, कुछ सफाई करते हैं तो पहले जो भी बेडशीट है या जो भी आपके पास कपड़ा है उससे ढक देते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे देखते हैं। Then I covered all these items with an old bed sheet to prevent dust from settling on them, as cleaning them again would have been tedious। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, समझाती हूँ। देन का मतलब उसके बाद या फिर या तो,
आई कवर्ड मतलब मैंने कवर किया, ढका, ऑल दीज आइटम्स, जो ऊपर वाले सेंटेंस में हमने आइटम्स बताए हैं इनकी बात की जा रही है। ऑल दीज मतलब इन सब आइटम्स को, किसके साथ? विद एन ओल्ड बेडशीट, पुरानी एक बेडशीट थी उसके साथ। क्यों ढका? टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम सेटलिंग ऑन देम। डस्ट सेटल होना मतलब डस्ट का जम जाना, धूल का जम जाना। तो इसको बचाने के लिए, टू प्रिवेंट डस्ट मतलब इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट मतलब रोकना। एज क्लीनिंग देम अगेन, अब क्यों किया उसका रीजन बता रहा है, उसको हमने लिंक किया है एज से। एज का मतलब यहाँ पे है क्योंकि। क्लीनिंग देम अगेन मतलब दोबारा उनको क्लीन करना वुड हैव बीन टीडियस, होता, मुश्किल होता। टीडियस यानी टफ, डिफिकल्ट, मुश्किल। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, देन आई कवर्ड ऑल दीज आइटम्स विद एन ओल्ड बेडशीट टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम सेटलिंग ऑन देम, एज क्लीनिंग देम अगेन वुड हैव बीन टीडियस। अब फ्रेंड कहता है, फिर मैंने एक कुर्सी को एक मेज पर रखकर उस पर चढ़ा ताकि मैं जालों तक पहुंच जाऊं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, नेक्स्ट आई प्लेस्ड अ चेयर ऑन टॉप ऑफ अ टेबल एंड क्लाइम्ड अप टू रीच द कॉबवेब्स। नेक्स्ट यानी अगला स्टेप या फिर उसके बाद। आई प्लेस्ड अ चेयर सिंपल पास्ट का सेंटेंस है अगेन, क्योंकि हम वो चीज बता रहे हैं जो हम कर चुके हैं, इसीलिए ज्यादातर सेंटेंस आपको यहाँ सिंपल पास्ट के मिलेंगे। आई प्लेस्ड अ चेयर यानी मैंने एक चेयर को रखा, ऑन टॉप ऑफ अ टेबल एक टेबल कर ऊपर, मतलब ऑन का यूज किया है, प्रिपोजिशन है, टेबल के ऊपर रखा है इसीलिए हमने कहा है ऑन टॉप ऑफ अ टेबल। एंड क्लाइम्ड अप और मैं चढ़ा, कहां पर? टू रीच द कॉबवेब्स, चेयर के ऊपर चढ़ा, क्यों चढ़ा? टू रीच द कॉबवेब्स यानी मकड़ी के जालों तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट देखिए, हालांकि वो इतने ऊंचे थे कि मेरी झाड़ू उन तक पहुंच नहीं पाई, यहाँ जालों की बात हो रही है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? however they were so high that my broom couldn't reach them। however वर्ड का मतलब है हालांकि, मतलब आप बता रहे हैं, आपने एक सेंटेंस बोला है पहले कि मैं कुर्सी पर चढ़ा, ये एक फैक्ट था, पर उसके अलावा क्या हुआ वो बताने के लिए आपने however का यूज किया है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, आपको क्लैरिटी आएगी। आगे चलते हैं, दे वर सो हाई मतलब जालों की बात की जा रही है कि वो इतने ऊंचे थे, सो हाई मतलब इतने ऊंचे थे, दैट अब यहाँ सो दैट है, इतने ऊंचे थे कि माई ब्रूम यानी मेरा झाड़ू कुडंट रीच देम उन तक पहुंच नहीं सका, पहुंच नहीं पाया। अब फ्रेंड आगे क्या कहता है देखिए, फिर मैंने एक सीढ़ी यूज करने का सोचा, पर मुझे याद आया कि हमारे घर पर तो सीढ़ी है ही नहीं और हमारे पड़ोसी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, इसीलिए मैंने उनसे नहीं पूछा। लंबा सेंटेंस है, ध्यान से समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा। हम कह सकते हैं, लेटर आई थॉट ऑफ यूजिंग अ लैडर बट आई रियलाइज्ड वी डिडंट हैव वन एट होम एंड आवर नेबर्स आरंट वेरी हेल्पफुल, सो आई डिसाइडेड अगेंस्ट आस्किंग देम। अब मैं समझाती हूँ। लेटर मतलब उसके बाद, लेटर का मतलब होता है बाद में, उसके बाद या फिर, यहाँ पर उस सेंटेंस का मतलब ये है, फिर उसके बाद क्या हुआ? आई थॉट ऑफ यूजिंग अ लैडर। आई थॉट मतलब मैंने सोचा, क्या सोचा? ऑफ यूजिंग अ लैडर, मैंने एक लैडर को यूज करने के लिए सोचा, लैडर मतलब सीढ़ी। बट आई रियलाइज्ड पर मैंने रियलाइज किया, मुझे याद आया, वी डिडंट हैव वन एट होम। वी डिडंट हैव मतलब हमारे पास नहीं था, वन यानी यहाँ पर सीढ़ी को रेफर किया जा रहा है, हमारे पास सीढ़ी नहीं था, एट होम यानी घर पर। एट वर्ड जो है प्रिपोजिशन है, एट होम मतलब घर पर हमारे पास सीढ़ी नहीं था। एंड आर नेबर्स, नेबर्स क्या होता है? ये प्लूरल है नेबर का, नेबर मतलब पड़ोसी, नेबर्स यानी पड़ोसी, मतलब उसका प्लूरल फॉर्म। तो हमारे जो पड़ोसी हैं, आरंट वेरी यूज हेल्पफुल मतलब ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं, हेल्पफुल नहीं है। सो आई डिसाइडेड तो मैंने क्या डिसाइड किया था? अगेंस्ट आस्किंग देम मतलब मैंने पूछना नहीं, ये मैंने डिसाइड किया कि उनसे कुछ नहीं पूछना है। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं, सो आई डिसाइडेड नॉट टू आस्क देम, ठीक है, या नॉट टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम देम, कुछ भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मेरी वाइफ ने मुझे याद दिलाया कि हमने एक लॉन्ग हैंडल वाली झाड़ू खरीदी थी जिससे ऊंचे कोनों और छत तक पहुंचा जा सकता है जहां जाले हो सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा घरों में जाले यूजुअली ऊपर ही होते हैं, ऐसे कॉर्नर्स पे
जहां पर हाथ ना पहुंच सके। तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? माई वाइफ रिमाइंडेड मी दैट वी हैड बॉट अ लॉन्ग हैंडल्ड ब्रूम टू रीच हाई कॉर्नर्स एंड सीलिंग वेयर कॉबवेब्स माइट बी प्रेजेंट। माई वाइफ रिमाइंडेड मी, रिमाइंड कराना किसी को मतलब उसको कुछ याद दिलाना, याद रखिएगा। रिमाइंडेड मी मतलब मुझे याद दिलाया मेरी वाइफ ने। क्या याद दिलाया? दैट का यूज किया है उसको बताने के लिए, लिंकिंग वर्ड है। याद दिलाया कि वी हैड बॉट यानी हमने खरीदा था, हम खरीद चुके थे क्या? अ लॉन्ग हैंडल्ड ब्रूम। हैंडल मतलब जो ब्रूम की जो स्टिक होती है ना उसकी बात कर रहे हैं। लॉन्ग हैंडल मतलब लंबी वाली स्टिक है उसके साथ अटैच्ड। ब्रूम यानी झाड़ू। क्यों लिया? टू रीच हाई कॉर्नर्स एंड सीलिंग, ऊंचे कॉर्नर पे या सीलिंग, सीलिंग यानी छत पर पहुंचने के लिए। वेयर कॉबवेब्स माइट बी प्रेजेंट, यहाँ वेयर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, लिंकिंग वर्ड है। वेयर का मतलब है जहां, जहां कॉबवेब्स माइट बी प्रेजेंट। माइट यानी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि हो सकते हैं। फ्रेंड आगे कहता है मैंने धीरे से झाड़ू को जालों पर फेरा, ऊपर से शुरू किया और नीचे की तरफ आता गया। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई जेंटली स्वेप्ट द ब्रूम अक्रॉस द कॉबवेब्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड वर्किंग माई वे डाउन। देखिए जेंटली मतलब आराम से, धीरे। आई जेंटली स्वेप्ट द ब्रूम मतलब मैंने झाड़ू को फेरा, ब्रूम यानी झाड़ू होता है। अक्रॉस द कॉबवेब्स यानी कॉबवेब्स जहां जहां पर थे ना उन पर झाड़ू को फेरा। अब स्टार्टिंग यहाँ पे यूज किया, स्टार्टिंग यानी हमने शुरू कहां से किया वो बताता है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, शुरू किया हमने टॉप से, ऊपर से। एंड वर्किंग माई वे डाउन, और मैं काम करते करते कहाँ आया? नीचे। माई वे डाउन ये कहने का तरीका है। तो मैंने शुरू किया ऊपर से और मैं नीचे आता गया काम करते करते। सफाई करते समय मैंने ध्यान दिया कि किसी भी नाजुक चीज को कोई नुकसान ना पहुंचे। नाजुक चीजें होती हैं हमारे घर में, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, या कोई ग्लास का आइटम हो सकता है, डेलिकेट आइटम्स हैं ये। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई मेड श्योर टू बी केयरफुल नॉट टू डैमेज डेलिकेट आइटम्स वाइल क्लीनिंग। देखिए टू मेक श्योर इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? किसी चीज पे विशेष ध्यान देना, स्पेशल अटेंशन देना उस चीज को, है ना, ध्यान रखना कि ऐसा हो या ऐसा ना हो। अब अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी स्टोरी हमारी पास्ट में चल रही हो चुकी है और वो अब कहानी बता रहा है, तो हम क्या कहेंगे? आई मेड श्योर। ठीक है, क्योंकि मेक का सेकंड फॉर्म है मेड। तो आई मेड श्योर यानी मैंने ध्यान दिया था, मैंने ध्यान रखा था किस बात का? टू बी केयरफुल, कि केयरफुल रहूं, मैं सजग रहूं। नॉट टू डैमेज, कि डैमेज ना करूं डेलिकेट आइटम्स। डेलिकेट यानी जो बहुत नाजुक सी चीजें हैं उनको डेलिकेट आइटम्स कहा जाता है। वाइल क्लीनिंग यानी क्लीनिंग करते समय या क्लीनिंग के दौरान। आई मेड श्योर टू बी केयरफुल नॉट टू डैमेज डेलिकेट आइटम्स वाइल क्लीनिंग। छत साफ करते करते मेरी गर्दन में दर्द होने लगा। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई स्टार्टेड गेटिंग पेन इन माई नेक वाइल क्लीनिंग द सीलिंग। आई स्टार्टेड शुरू हो गया क्या? गेटिंग पेन इन माई नेक, मेरी गर्दन जो है उसमें दर्द होना शुरू हो गया। वाइल क्लीनिंग मतलब जब मैं क्लीन कर रहा था। द सीलिंग यानी छत को। आई स्टार्टेड गेटिंग पेन इन माई नेक वाइल क्लीनिंग द सीलिंग। और फ्रेंड फर्दर एक्सप्लेन करके कहता है केवल एक कमरा थोड़े था या नहीं था, हमारे घर में 4 कमरे हैं, साथ ही एक रसोई और 2 बाथरूम। जरा मेरी हालत के बारे में सोचो। ऑब्वियसली इतना सारा क्लीनिंग करना पड़ेगा तो दर्द तो होगा गर्दन में। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इट वॉज नॉट जस्ट वन रूम, वी हैव 4 रूम्स इन आवर हाउस प्लस अ किचन एंड 2 बाथरूम्स। इमेजिन माई कंडीशन। देखिए आप समझते हैं इसे। इट वॉज नॉट जस्ट वन रूम, केवल एक रूम नहीं था। नॉट जस्ट वन रूम मतलब केवल, सिर्फ एक रूम नहीं था। वी हैव यानी हमारे पास है, हमारा पोजेशन है, हमारी ओनरशिप है। हैव का मतलब यहाँ ओनरशिप से है। क्या है? 4 रूम्स इन आवर हाउस, हमारे पास 4 कमरे हैं हमारे घर में। प्लस अ किचन, प्लस यानी एडिशनल, और क्या बता रहा है? एडिशन में जो हमारे 4 रूम्स हैं उनके एडिशन में हमारे पास एक किचन भी है एंड 2 बाथरूम्स और 2 बाथरूम भी है। इमेजिन माई कंडीशन, जरा मेरी हालत के बारे में सोचो। माई कंडीशन यानी मेरी स्थिति या मेरी हालत के बारे में सोचो। इमेजिन करना यानी सोचना, सोच के देखना। मुझे हैरानी होती है कि मेरी माँ और मेरी वाइफ ऐसा कैसे कर लेती हैं, उन्हें नमन है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? I wonder how my mother and my wife managed to do that. Salute to them.
आई वंडर, आप इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं जब आपको कोई चीज हैरान कर देती है। आप कहते हैं मुझे हैरानी हो रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। अब क्या सोचता हूँ? हाउ माई मदर एंड माई वाइफ, यानी मेरी मदर जो है और मेरी वाइफ जो है, हाउ दे मैनेज टू डू दैट, मतलब वो ऐसे कैसे कर लेती हैं, है ना। मैनेज करना मतलब ऐसे कैसे संभाल लेती है सिचुएशन को। फिर आगे है सैल्यूट टू देम, मतलब आई सैल्यूट टू देम, मेरी तरफ से उनको क्या है, सैल्यूट है। सैल्यूट यानी नमन करना हिंदी में कहा जाता है। तो आई वंडर हाउ माई मदर एंड माई वाइफ मैनेज टू डू दैट, सैल्यूट टू दैम। तो आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।